अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप इबादत भी कर रहे होंगे और दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि जिसमें हम आपकी सेहत के मसाइल के बारे में हम बातचीत करते हैं, आपसे आपको मुफीद मशवरे दिए जाते हैं, आपके साथ मुख्तलिफ रेमेडीज़ शेयर की जाती हैं और गालिबन आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रोज़े की हालत में हमारा गला बहुत खुश्क हो जाता है, गले के क्या मसाइल हैं, ऐसी कौन सी खुराक का हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमें इसका सामना रहता है, और गले की डिजीज़ पर भी हम बात करेंगे। और अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बेनिश खान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसी हैं बेनिश आप? जी मैं ठीक। कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेनिश, हम बात करेंगे गले को लेकर। गले के बहुत से मसाइल हैं रमज़ान में, ख़ास तौर पर गले में एक तो नॉर्मली खुश्की हो जाती है, क्या वजूहात है, किसकी वजह से ये हमें इसका सामना करना पड़ता है? मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो है डिहाइड्रेशन की। बॉडी में जब पानी कम हो जाता है तो वो उसकी वजह से जो है ना गले में खुश्की रहती है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। आफ्टर इफ्तारी वक्फे वक्फे से पानी पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी में नमकियात का बैलेंस रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। पानी का इस्तेमाल तो लाजमी करना चाहिए। कैफ़ीन अवॉइड करनी चाहिए। कैफ़ीन से जो है वो बॉडी में जो हमारा ब्रेन वैसे भी एक्टिवली परफॉर्म करता है कैफ़ीन से, बट स्टिल वो हमारे ब्रेन के काफ़ी रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे हमें नींद भी। वो चाय एडिक्शन होते हैं, कॉफ़ी एडिक्शन होते हैं, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें लगता है कि वो चाय पीने से उनका गला ठीक रहेगा। चाय पीने से गला ठीक नहीं रहता, गला मज़ीद ख़राब हो सकता है। कॉफ़ी पीने से ख़राब हो सकता है। और पानी पीना चाहिए। इसके अल्टरनेट जो सोल्यूशन है हमारे पास, बाकी फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, खरबूजे का तरबूजे का इस्तेमाल करें, जिसमें हमारे पास काफ़ी मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन होते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और पानी तो लाजमी पीना चाहिए वक्फे वक्फे के साथ। सब डिहाइड्रेशन की वजह से ये गले के मसाइल पैदा होते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा कोई फूड भी खाते हैं जो हमारे गले में एसिडिटी पैदा करता है। समटाइम गले में बहुत सी एसिडिटी हो जाती है, जिसके गले में खराश आ जाती है, तो उसकी क्या वजह होती है? वो स्टमक इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी का इशू होता है। कुछ लोगों को स्टमक का मसला होता है, कुछ लोगों को नेचुरली जो है एलर्जिक होते हैं, और वो उनके नोज़ का इशू होता है, उनके गले का मसला होता है, तो वो एलर्जिक होते हैं ऑलरेडी, तो उनके सांस लेने का मसला भी होता है। वो सांस मुंह से लेते हैं, नोज़ के थ्रू नहीं लेते, क्योंकि उनके नोज़ में जो हड्डी होती है वो या तो समटाइम टेढ़ी होती है, उसमें ग्लैंड्स बने होते हैं, जिसकी वजह से वो एलर्जिक होते हैं। ये बायोलॉजिकल इशू होता है, जेनेटिक इशू होता है। ये नॉर्मल नहीं, मतलब नॉर्मल नहीं होता, ये जेनेटिक या बायोलॉजिकल इसका डॉक्टर के साथ सोल्यूशन होता है, उनसे कंसल्टेशन होती है। उसके ENT के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ होता है इनका मोस्टली कंसर्न। तो उनमें ये होता है कि वो जो है अपने जब वो एसिडिटी वाली जो चीज़ें खाते हैं, जिससे मज़ीद जो है ना उनके बॉडी में रिएक्शन हो जाता है, तो वो इस चीज़ से अवॉइड करें। लाइक फास्ट फूड से अवॉइड करें। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा आजकल इन है हमारे जनरेशन में। फ्राइड जो चीज़ें होती हैं वो खाते हैं। अब रमज़ान में आपको पता है कि हम समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, तो अब ये ना भी खाएं तब भी रोज़ा लोगों को नहीं लगता इफ्तार हुआ है, लेकिन मोस्टली लोग ये चीज़ें खाते हैं, तो इस वजह से भी हमें ये सामना करना पड़ता है। बिल्कुल फ्राइड चीज़ें ही होती हैं, समोसे पकोड़े भी फ्राइड होकर ही खाते हैं लोग, जिनमें मोस्टली एलर्जी का इशू होता है। हर किसी में नहीं होता ये मसला, ये रेयर कंडीशंस काफ़ी लोगों में। लेकिन नॉर्मली इस सीज़न की अगर हम बात करें रमज़ान में, तो हम मोस्टली लोग के गले ऐसे ही हैं, ख़राब है, खराश है, और वो खुश्क जो खांसी है वो हो रही है, तो उसकी क्या वजूहत है? ये क्या मौसम की वजह से है, या फिर हमारी ये जो डेली रूटीन चल रही है उसकी वजह से? ये एक तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई इन्वायरमेंट में। दूसरा, लोग बहुत ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। ये वैसे ऊंची आवाज़ करने से भी गले में क्योंकि पाकिस्तानी जो हमारी आवाम है वो ज़्यादा हाइपर हो जाती है। मतलब हम तो बहुत ऊंची आवाज़ में खबरें पढ़ते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत मसला है ये। वो वोकल कॉर्ड में प्रेशर आता है आपकी, और जो हमारा नॉर्मल सलाइवा प्रोड्यूस होता है वो कम स्टार्ट हो जाता है प्रोड्यूस होना अपने अंदर टंग के, तो इस वजह से वोकल कॉर्ड में प्रेशर आते हैं, तो वो एलर्जिक हो जाते हैं मज़ीद, उस चीज़ से खुश्की हो जाती है गले में, तो वो और ज़्यादा फिर रिएक्शन देता है। कम आवाज़ में बात करना सोल्यूशन है कि आप आराम से बात करें। ये मोस्टली उन लोगों में होता है जो कि ज़्यादा इवेंट्स को अटेंड करते हैं, जैसे आप हैं एंकर, आपको थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करनी होती है,
باقی جو ہمارے مولانا صاحب ہوتے ہیں وہ جو اذان دیتے ہیں ان لوگوں میں ہوتا ہے یہ زیادہ مسئلہ. ٹیچرز جو ہوتے ہیں اور جو ہائی بی پی کے پیشنٹس ہوتے ہیں. اچھا, ہائی بی پی کے پیشنٹس میں بھی یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہوتا ہے, ان میں بھی ہوتا ہے, اور وہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ مزید جو ہے ان کا پریشر آتا ہے گلے میں, تو وہ مزید جو ہے ان کا کام خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے, ویسے گلے کی نارمل ڈیزیزز کون کون سی ہوتی ہے؟ گلے میں ہمارے پاس نارمل ٹانسلز ہوتے ہیں, ایڈینوائڈز ہوتے ہیں. بچوں میں موسٹلی یہ ٹانسلز کا مسئلہ آتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں گلینڈس پروڈیوس ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو نوز کا بھی ایشو ہو جاتا ہے اور کان کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے. کان میں وہ جو ہے سن نہیں پاتے ہیں پراپر, پھر فلوئڈ آ جاتا ہے ان کے کان میں. یہ گلے کا مسئلہ صرف گلے تک نہیں رہتا, یہ کان تک بھی چلا جاتا ہے. کچھ لوگ گلا, کان اور نوز یہ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہیں, ایگزیکٹلی انٹرلنکڈ ہوتے ہیں. سننے کا مسئلہ آ جاتا ہے بچوں میں بھی, بڑوں میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے. اگر وہ اپنے گلے کا صحیح سے خیال نہیں رکھتے تو یہ انٹرنلی آپ کو سارا ناک اور گلا یہ کان کو خراب کر دیتا ہے. تو سمپلی وہ پھر آپ کے کانوں میں بھی عجیب سی آوازیں آتی ہیں, فلوئڈ آ جاتا ہے, اس میں پریشر آتا ہے کان میں, جس سے سنائی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, کان میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں جو ہے مزید جو ہے وہ سائیڈ افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں کان میں. تاکہ وہ جو ہے نا, اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھتے ہیں تو یہ چیزیں, اس چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. تو کیسے ہم خیال رکھ سکتے ہیں پھر, ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے؟ ہمارے ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ کیفین سے اوائڈ کریں, جو کہ موسٹلی لوگ نہیں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ ڈیلی بیسس اور چائے جو ہے بالکل چائے جو ہے وہ اس سے اوائڈ کریں آپ. فرائیڈ چیزوں سے اوائڈ کریں. اپنا باڈی میں جو ہے ہم نے وٹامنس, پروٹینز, منرلز اس کی بیلنس رکھنا ہے. باڈی الیکٹرولائٹس کس طرح سے ہم بیلنس رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں کتنے جو ہے وہ آپ جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں, کون کون سے وائٹامنس ہم یوز کریں, کون کون سے منرلس والی جو چیزیں وہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ وٹامن ڈی ہوتا ہے, آئرن ڈیفیشینسی ہوتی ہے لوگوں میں, کافی لوگوں میں B12 وٹامنز ہوتے ہیں. وٹامن, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو پروٹینز ہوتی ہیں وہ زیادہ پھلوں میں پائی جاتی ہیں. پروٹینز میٹ میں ہوتی ہیں, اور باقی منرلز, وٹامنز وہ سارے پھلوں میں پائی جاتی ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم ڈائٹ کا خیال رکھیں, جیسے رمضان میں موسٹلی لوگ اگر فرائیڈ کھاتے ہیں اس کی جگہ خربوزہ اور تربوزہ کھائیں, تو اس سے جو ہے نا ہماری باڈی میں جو یہ منرلز کی جو ویلیو ہے نا وہ بیلنس رہتی ہے, اس سے خراب نہیں ہوتی وہ. تو پانی کا استعمال اور فروٹس کا استعمال کریں, کیفین اوائڈ کریں, اور ہلکی آواز میں بات کریں, زیادہ پریشر نہ ڈالیں اپنے ووکل کارڈز پہ. اور اس کے علاوہ ہم جو ہے جو اسٹمک کا ایشو ہوتا ہے, ہیوینس ہوتی ہے اس میں, اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ زیادہ جو ہے ایسیڈیٹی والی چیزیں جو ہوتی ہیں, جس میں ہمارے پاس جو مسالے والی چیزیں ہوتی ہیں, مسالے والی چیزیں بھی بہت کھاتے ہیں لوگ, بالکل اسپائسی ہوتے ہیں, اس سے بھی اوائڈ کریں. اسپائسی زیادہ نہ کھائیں, اسپائسی سے کھانے سے بھی گلے میں خراش ہوتی ہے. بالکل, ایک ہوتی ہے گلے میں خراش اور ایک ہوتا ہے آواز کا بیٹھ جانا, ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ گلے کی خراش جو ہوتی ہے وہ نارمل اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ہم, کیونکہ اس میں جو ہے آپ کے جو آپ جب بات کرتے ہیں نا تو وہ ایک دم سے وہ سلائیوا جو اندر پروڈیوس ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے گلے میں پھنس جاتا ہے, تو وہ پانی پی کے ریزالو ہو جاتا ہے خراش. لیکن جو آواز بیٹھ جانا یہ سیریس کنڈیشن ہے. یہ آپ کے اندر جو ووکل کارڈز ہے اس میں یا تو سویلنگ ہوئی ہوتی ہے, یا وہ انلارج ٹانسلز ہوتے ہیں گلے میں, اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ایشو آتا ہے گلا بیٹھنے کا مسئلہ. اور اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے آپ کے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر اس صورت میں؟ اس صورت میں اگر سیریس کنڈیشن ہے تو اوبیسلی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آپ کو, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ جو ہے ان سے پراپر ڈائگنوزز ہوتی ہیں پہلے, ڈائگنوز کے بعد جو ہے وہ پراپر میڈیکیشنز ہوتی ہیں اس چیز کی, اور آپ پراپر فالو اپ ہوتا ہے اگر سیریس کنڈیشن ہو آپ کی. اگر آپ اونچی آواز میں بات کرنے سے ایسا مسئلہ ہو گیا تو یہ آپ کے اندر اپنے آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ بھی بات کر سکتے ہیں. تو یہ تو جو ہے اگر آپ کا زیادہ انفیکشن ہے, آپ کو جو ہے چھینکیں آتی ہیں, نارمل جو سیزنل فلو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ فلو ہوتا ہے. اور دوسرا فلو جو ہوتا ہے فریکوینٹ فلو ہوتا ہے, جن لوگوں میں ہمیشہ فلو ہوتا ہے وہ الرجی کا فلو ہوتا ہے. وہ اس میں
सकती। नोज़ की जो हड्डी होती है वो आपकी टेढ़ी होती है, उसमें ग्लैंड्स बने होते हैं, साइनसाइटिस उसको हम बोलते हैं, और उसमें स्टीम पेशेंट को मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि आप स्टीम इनहेलेशन, वैसे मैं अपने नॉर्मल पेशेंट्स को भी स्टीम का कहती हूँ, अगर उनको इस तरह के एलर्जिक इश्यूज रहते हैं ना तो वो स्टीम लें। स्टीम से ये होता है कि वो जब आप स्टीम लेते हैं, खराब होता है, हम वो जैसे गरारे करते हैं जी, तो उसमें नमक ऐड करना चाहिए हमें। वो कुछ लोग डिस्प्रिन से भी गरारे करते हैं। नहीं, डिस्प्रिन से नहीं करना चाहिए गरारे, वो आप एक मेडिसिन आप अपनी बॉडी में लेकर जा रहे हैं, और मेडिसिन अवॉइड करनी होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक वे में अगर आपने नेचुरल हीलिंग करनी है बॉडी के लिए तो मेडिकेशंस तो अवॉइड करें, ठीक है। हाँ, आप जो है वो उसके अलावा जो गर्म पानी होता है उसमें अगर आप जो है नमक डालें और उसके गरारे करें, ठीक है, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। और आप स्टीम लें, उससे भी गला आपका ओपन हो सकता है, नोज़ जो है उसके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं वो ओपन हो सकते हैं, उससे आपको सांस का मसला नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें करने से ऑर्गेनिक वे में इम्प्रूव किया जा सकता है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो और आजकल कुछ लोग जो है वो गले के लिए गोलियां भी इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी इफ़ेक्ट करती हैं? रमज़ान में तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो अगर आप रोज़े की हालत में इस्तेमाल करते हैं तो वो रोज़ा उससे टूट जाता है आपका, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है गले में, तो वो हो जाता है ख़त्म, ख़राब इससे रोज़ा। लेकिन इफ्तारी के बाद अगर आप करें तो उससे इतना इफ़ेक्ट नहीं आता जिससे आप नेचुरल वे में अगर आप उसको करें ज़्यादा मोस्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टीम लेना और अपने नोज़ को कवर करना, जब आप बाहर जाते हैं तो मास्क होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें। अपने अगर आप का रूम जो है ठंडा है और एसी लगा हुआ है तो अपने मुंह को कवर करके उस साइड पे ना बैठे जहां आपको हवा डायरेक्ट पड़ रही हो, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो भी इफेक्ट करती हैं, वो भी आपको हवा गले नाक ओवरऑल इफेक्ट करती हैं आपके फेस को। तो उससे वो आप अपने आप को डिस्टेंस रखें, जहाँ एसी लगा उसके सामने ना बैठें आप। और उसके अलावा आप जो है अपने डाइट का ख्याल रखें ऑब्वियसली, और ठंडे पानी से गुरेज करें, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, नीम गर्म पानी पीना चाहिए, फिल्टर्ड वाटर। गर्मियों में तो हम ठंडा पानी पियेंगे जी, तो उससे भी गले पे इफेक्ट होगा? उससे इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। मोस्टली गले की बीमारियां गर्मियों में ही होती हैं, और मोस्टली हमारे पास पेशेंट का जो रश होता है वो गर्मियों में ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं बदपरहेज़ी जो करते हैं वो गर्मियों में ही करते हैं। सारी जो है उनके खाने भी गर्मियों में ही खाते हैं, मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, ठंडी चीज़ें खाते हैं, और बर्फ़ वाली जो है वो पानी पीते हैं, और ये सारा गर्मियों में ही मोस्टली होता है। बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे पूछा था कि अब ये जो हम देख रहे हैं कि बहुत खुश्क खांसी हो रही है, उसकी क्या वजह है? ये क्यों, मतलब इस तरह से खुश्क खांसी क्यों होती है? ये इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज भी आ गया, हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी है, जिसमें ये जो डेंजरस हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे नोज़ के अंदर चले जाते हैं, नोज़ या मुंह के अंदर चले जाते हैं। अगर आप मुंह ओपन करके ट्रैवल कर रहे हो तो वो मुंह से भी अंदर जा सकते हैं, नोज़ से भी जा सकते हैं, तो वो आपके गले में चले जाते हैं, जिसकी वजह से खुश्क खांसी होती है। तो ये आप अपने मुंह को कवर करके निकलें बाहर। अगर ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में आप जा रहे हैं जहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन भी हो, जहाँ पर एयर पोल्यूशन भी हो, तो वो उस इन्वायरमेंट में फिर ये ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, नोज़ की और गले की बीमारियाँ। जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनमें ज़्यादा ये होता है, उनमें कान का भी मसला होता है, मुसलसल कान में रिंगिंग साउंड्स आती हैं। हाँ, ये नॉर्मली ये भी है, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं वो कहते हैं उन्हें कान में आवाज़ें आती हैं। तो वो किस वजह से है? ये इस वजह से है क्योंकि अंदर एक तो कान में वैक्स होती है कुछ लोगों की, वैक्स की वजह से भी आती है। अगर वैक्स क्लियर होता है तो इनसाइड मिडल ईयर में भी मसला हो सकता है। मिडल ईयर में हमारा कान का पर्दा आता है, उसमें फ्लूइड भी हो सकता है। फ्लूइड के अलावा इन्फेक्शन, कान का पर्दा भी फटा होता है काफ़ी लोगों का, चाबियां मार के वो जो होते हैं उनके हाथ में तिनका कुछ भी पिन्स मारते हैं लोग, और इस वजह से कान का पर्दा फट जाता है, उसमें से डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जी बिल्कुल, काफ़ी लोग जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स करके भी कान का पर्दा फाड़ देते हैं, जैसे ऑयल डाल दिया कान में। तो फिर हमें अपने कानों की सफाई कैसे रखनी चाहिए? कानों की सफाई वैसे नेचुरल जो है कान में वैक्स प्रोड्यूस होती रहती है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। अगर आपको लगे कि आपका कान फुली क्लॉग्ड है, ब्लॉक्ड है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो आप खुद से एक्सपेरिमेंट्स नहीं करें,
آپ obviously ڈاکٹر کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگ کاٹن بڈس کا استعمال کرتے ہیں, اس سے مزید جو ہے ویکس کو پش کر دیتے ہیں, کان کے پردے کے ساتھ لگ جاتی ہے ویکس. اس سے لگنے کے بعد آپ کے جو ہے کان کا پردہ وہ بھی پھٹ سکتا ہے, اس میں جو ہے پرفریشن ہو جاتی ہے, یا اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ کو اسمات کا مسئلہ آ جاتا ہے, ہیئرنگ لاس ہو جاتا ہے, اور یہ جو ہے انٹرنل انر ایئر تک ٹرانسفر ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے نرو ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے. آڈیٹری نرو ہوتی ہے جو برین تک جاتی ہے ہماری, وہ نہ صرف کان کو افیکٹ کرتی ہے بلکہ برین کو بھی افیکٹ کرتی ہے. جب وہ برین تک جاتی ہے تو ہمارے کان میں سننے کا مسئلہ آتا ہے, سننے کا مسئلہ آتا ہے, اور شور کا بھی مسئلہ آتا ہے, کیونکہ جب برین ہوتا ہے وہ بہت ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, وہ انٹرنلی ساؤنڈس پروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. یہ برین کی ساؤنڈز ہوتی ہیں, بیسیکلی سنتے بھی کان سے نہیں برین سے ہی ہیں, ہم دماغ سے سنتے ہیں, ہمارا اوور آل باڈی ورک ہی برین سے چل رہا ہے. تو یہ جو شور کی آوازیں ہیں اس کو کم کرنے کے لیے پہلے تو کان آپ کا بالکل کلیئر ہونا چاہیے. تو ہمیں کتنے دن کے بعد کان کی صفائی کرنی چاہیے؟ اگر آپ کو لگے آپ کے کان بلاکڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس میں ہمارے پاس ڈراپس ہوتے ہیں, سوڈا گلیسرین اچھا, سم ٹائم کانوں میں بہت ہیوی پن سا بھی فیل ہوتا ہے, کیا وہ کان میں وہ جب فلو ہوتا ہے ہمیں تو ریشہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں میں ہائپر ایکوسٹکس ہوتے ہیں, اوور سینسیٹیو ایئرز ہوتے ہیں جو زیادہ ساؤنڈ سے ان کو اریٹیشن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جیسے آپ ہیں, آپ ہر ٹائم میڈیا میں آپ کو اپنے کان میں لگانا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں, آپ ہر ٹائم سوشلائز ہیں, تو آپ کو زیادہ یہ چیزیں فیل ہوتی ہوں گی کیونکہ آپ اوور سینسیٹیو ہو گئی ہیں, اڈیپٹ کر گئی ہیں اس چیزوں کو. تو ایئر پلگز ہوتے ہیں ہمارے پاس, اس کو آپ یوز کریں, باہر جاتی ہیں ایئر پلگز کا استعمال کریں, کاٹن برڈس کو اوائڈ کریں. کان میں اگر تھوڑی بہت بھی ویکس ہوگی, اگر میں آپ کے کان ابھی چیک کروں گی تو مجھے پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے کان کلیئر ہوں گے اس ٹائم. مسئلہ انسائڈ ہو سکتا ہے آپ کا, کیونکہ آپ بہت اوور ایگزاسٹ ہیں, آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں, آپ انوائرمنٹ میں سب اپنا میسج کنوے کر رہی ہیں. تو وہ برین بھی ہمارا کافی حد تک اس میں انوالو, بلکہ ہمارا برین ہی انوالو ہوتا ہے سارے پروسیجر میں. اگر آپ برین کو کام اینڈ ریلیکس رکھیں گے تو یہ مسئلے نہیں ہوتے. ہم زیادہ سوچتے ہیں اور زیادہ اگر ہمیں ڈپریشن ہے, تناؤ ہے, تو اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے کانوں میں, گلے میں. بالکل وہ افیکٹ کرتا ہے. یہ صرف کان اور گلے کو افیکٹ نہیں کرتا, یہ آپ کی اوور آل باڈی کو افیکٹ کرتا ہے. یہ جو اسٹریس, انزائٹی, پینک اٹیکس ہوتے ہیں, یہ آپ کے ہارٹ کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, آپ کے لیور کو, کڈنی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. یہ موسٹلی اسٹریس, انزائٹی کی وجہ سے ہی مسئلے آتے ہیں باڈی میں. سائیکالوجیکل ایشوز بہت زیادہ ہیں لوگوں میں, جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, لنگس کا بھی ہو سکتا ہے, کڈنی کا بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے برین, اس کا سارا لنک ہی برین سے ہے. اگر آپ برین کو ریلیکس رکھیں گے, آپ کی باڈی میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی, آپ کی باڈی کا اسٹریس لیول مینٹین رہے گا. ڈائٹ بہت بڑا فیکٹر ہے, ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے, ایکسرسائزز کرنی چاہیے. اگر آپ جم نہیں جاتے تو آپ لو اسٹریچنگ کریں, باڈی کی موومنٹ کریں. کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں, فزیکلی ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے, موومنٹس بہت ضروری ہے باڈی کے لیے. جو لوگ زیادہ تر لانگ ٹرم وہ ایجنگ ان کی ہوتی ہے تو وہ لوگ بہت ایکٹیو رہتے ہیں, ہر ٹائم باڈی کی موومنٹس کرتے ہیں. جو بیٹھے رہتے ہیں, جن کو کوئی کام نہیں ہوتا لائف میں, تو وہ پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں کافی. لو موٹیویشن ہوتی ہے آپ میں, کانفیڈنس لیول کم ہوتا ہے, کمپلیکس آ جاتا ہے. تو یہ باڈی کی موومنٹس بہت, ایکسرسائزز بہت میٹر کرتی ہیں. میں آپ سے جانوں گی بینش, رمضان میں صبح سحری میں ہم اکثر دہی اور لسی کا استعمال کرتے ہیں, اور جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو عجیب سا وہ گلے میں اس کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے, وہ جیسے ایسیڈیٹی ٹائپ ہوتا ہے. تو وہ اس کی کیا وجہ ہے؟ لسی اور جو دہی ہوتا ہے, دودھ یا ہم نے پی لیا کچھ ایسی چیز, اس کی وجہ سے گلے میں عجیب سی وہ نا, اس کا ٹیسٹ ایک عجیب سا ڈیولپ ہو جاتا ہے. آپ یہ کریں کہ آپ جب سحری کرتے ہیں نا, تو آپ سحری کرنے کے بعد نا تھوڑا سا واک کریں, باہر واک کریں, اپنے گھر میں واک کریں. بے شک کھائیں یہ چیزیں, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ دہی نہ کھائیں یا آپ لسی نہ پئیں, کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا, لیکن اسٹل اگر آپ بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہے آپ کو, آپ وہ چیز کھائیں, لیکن فوراً نہ سوئیں اس کے ساتھ. کچھ لوگ فوراً سو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ ہیوینس فیل کرتے ہیں. فوراً سونا اوائڈ کریں, بس آپ موومنٹ کریں, آپ واک کریں, آپ کچھ ٹائم کے لیے خود کو ایکٹیو رکھیں. اگر آپ 1 گھنٹہ ایکٹیو رکھتے ہیں خود کو, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آواز بھی بیٹھ جاتی ہے. سم ٹائم اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں, آپ کے گلے میں خراش آ جاتی ہے, تو اگر آواز بیٹھ جاتی ہے تو اس کی صورت میں پھر کوئی طبی مشورہ ہمیں بتائیں, ہمیں کیا کریں؟
आवाज़ बैठना तो आपको मैंने कहा है कि ये जो चीज़ें हैं वोकल कॉर्ड्स के उससे आती है, इफेक्ट से आता है। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ दही और लस्सी पीने से बैठ रही है तो उसको अवॉइड करिए, ब्रेन का सारा लिंक है, ठीक है। अच्छा। आप खुद को वो कह रहे हैं कि इस वजह से ये हो रहा है, तो वो चीज़ अवॉइड करें, उसको कम इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके अलावा पानी का इस्तेमाल जो होता है ना, वो सिर्फ गले के लिए ठीक नहीं होता, वो ओवरऑल बॉडी के लिए भी बेस्ट रहता है, स्किन के लिए भी अच्छा रहता है, आपकी बॉडी में ब्लड का जो है वो इश्यूज होते हैं उसके लिए भी बेस्ट रहता है। तो पानी बहुत बड़ा मेजर एक जो है इम्पोर्टेंट एक बॉडी में जो उसका मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से मैंने देखा है कि कुछ अगर बुजुर्ग अफराद हैं, लाइक 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, 80 प्लस है, तो उनकी एक शिकायत सामने आती है, वो कि हमसे खाया नहीं जाता, हमारा गला तंग हो गया है। उनकी क्या वजह होती है गले में? वो एज फैक्टर होता है सबसे पहले। एज फैक्टर की वजह से गला जो वाकई ऐसा कुछ होता है बिल्कुल। एज फैक्टर सिर्फ गले पे का नहीं होता, पूरी बॉडी का एज फैक्टर होता है। हम टाइम के साथ खाना नहीं जैसे निगलना होता है, कहते हैं हमसे निगला नहीं जाता। बस अगर फौरन अगर उनको बोले कि निगला नहीं चाहता तो पानी उनको फौरन पिला दें, खुद ब खुद निकल जाएगा उनका खाना, वो नॉर्मल है, इसमें इतना नहीं मसला। हाँ, अगर उनको ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो ऑब्वियसली उनका भी यही मसला है कि उनके वोकल कॉर्ड्स भी स्वेल हुए होंगे, या इनलार्ज टॉन्सिल्स होंगे उनको, या एडिनॉइड्स होंगे उनको, या उनका नोज का मसला होगा। ये भी अनट्रीटेड होता है। जैसे उन्होंने अपने आप को अवॉइड किया है, ये जो कंडीशन होती है ये बचपन से अगर मिड एज में भी आके अगर हुई होगी ना उनको, तो वो उन्होंने अवॉइड किया होगा, तो इस एज में आके उनको ज्यादा फील होने लग पड़ा होगा ये मेरे गले का मसला आ रहा है। पहले भी था लेकिन अब ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि हम ज्यादा एज में आ गए हैं। हाँ, हम ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो गए हैं। तो ये बाय बर्थ होता है या मिड एज में आके होता है, ये बाद में ज्यादा फील होता है। और कुछ अफराद होते हैं जो सांस के मरीज होते हैं, उनको किस तरह से अपने गले का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए उन्हें? जी, वो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनका सांस का मसला होता है, उनका लंग्स का मसला होता है, वो ये तो एक मेजर कंडीशन है ना। इसमें तो आप ऑब्वियसली कंसल्टेंट के पास बिल्कुल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, उससे जो है ना आपको प्रॉपर फॉलो अप मिलता है, प्रॉपर मेडिकेशंस मिलती हैं। ये तो कुछ लोगों में पल्मोनरी एडीमा होता है जिसमें लंग्स में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से ये सांस का मसला आता है, तो इसकी प्रॉपर एंटीबायोटिक्स होती हैं, इसकी इंजेक्शंस होते हैं। ये एक सीरियस कंडीशन है, नॉर्मल वे में इसको नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आपका सांस का मसला साइनस की वजह से आ रहा है, या अगर आपके डीएनएस है नोज का, तो ये तो एलर्जिक इश्यूज है ना, ये एलर्जिक इश्यूज होते हैं। कुछ अफराद होते हैं जो साइनस के होते हैं, वो हर टाइम गला उनका बंद, नाक बंद, एलर्जी उनकी, तो इसके लिए कुछ लोग ऑपरेट भी रिकमेंड करते हैं, या फिर इसकी मेडिकेशन हमें करवानी चाहिए? पहले मेडिकेशंस का कोर्स होता है, एंटीबायोटिक्स का होता है, उसके बाद ऑपरेट का होता है। कुछ लोग मेडिकेशन से रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोगों की कंडीशन बहुत सीरियस होती है तो उसमें ऑपरेशन का ऑप्शन होता है। किस एज में होता है नॉर्मली? नॉर्मली ये 16 to 15 ईयर्स में आप करवा सकते हैं ये ऑपरेट। ये बच्चों में कम मतलब कि नहीं रिकमेंडेड होता है ऑपरेट, बच्चों में मेडिसिन के थ्रू ही होता है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं उनका टेस्ट से पता लग जाए, CT MRI वगैरह से, कि ज़्यादा कंडीशन अगर वर्स है तो उसमें फिर वो ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट करवा जी बिल्कुल करवा सकते हैं, तो इसका नुकसान नहीं होता, बच्चों में नहीं होता अगर कंडीशन वर्स है। अगर लाइक इतना नहीं वर्स, थोड़ा बहुत एलर्जी है या उनके जो है सीजनल है मसला, तो मेडिसिन से वो रिकवर हो जाता है। बस यही है कि आप बेसिक से पहले स्टार्ट करें। पहले अगर आपको ये मसला आता है तो इसको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर डायग्नोज करवाएं अपना, घर पे खुद से एक्सपेरिमेंट्स ना करें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका ये नॉर्मल एलर्जी रहती है, गले में खराश रहता है, तो ये आप फॉर द टाइम बीइंग आप खुद को ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये मसला फिर भी लगातार चलता रहता है। हर टाइम आप कभी ना कभी किसी स्टेज में आके हो जाता है। तो अगर आपको ये फील होता है तो आप ऑब्वियसली फिर डॉक्टर के पास जाएं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो वो आपको प्रॉपर फिर प्लान देते हैं, फॉलो अप्स होते हैं, आपके मेडिकेशंस होती हैं आपको, और जो है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, बहुत ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होती है एलानी के बाद।